हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूं एक और नया वीडियो। चैप्टर का नाम होगा एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट पार्ट 6 वीडियो। तो बेटा इससे पहले मैं अपने 5 पार्ट्स और ला चुका हूं इस चैप्टर के, तो आप उनको भी जरूर देखिएगा। उसमें मैंने काफी इंपॉर्टेंट चीजें कराई हैं और आज जो है मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना, जो कि डिसाइड होता है दो मेथड से। एक होता है AD = AS अप्रोच और दूसरा होता है 7 = इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो आइए फटाफट जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है AD = AS अप्रोच। किस तरीके से हम इक्विलिब्रियम पॉइंट डिसाइड कर पाएंगे और कैसे हम उसकी कंडीशंस को पढ़ पाएंगे। जब AD ज्यादा होगा AS कम होगी, जब AS ज्यादा होगी तो AD कम होगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो बेटा बोर्ड पे बने रहिएगा। देखिए क्या लिखा है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम बाय AD एंड AS अप्रोच। तो आज का टॉपिक है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे अपना इक्विलिब्रियम, है ना, AD = AS अप्रोच के साथ। तो जैसे हम बोर्ड पे पढ़ेंगे, लिखा है अकॉर्डिंग टू कीन्सन थ्योरी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड where planned level of aggregate demand, जिसको बोलते हैं हम AD = C+I is equals to planned level of aggregate supply। तो बेटा याद रखना, यहां पर हम जो इकोनॉमी की बात करेंगे वो हम प्लानिंग की बात करेंगे। प्लानिंग में क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर है वो सोचेंगे भाई मार्केट में कितनी गुड्स हम सप्लाई कर दें, कंज्यूमर जो है वो सोचता है हम कितना गुड्स खरीद लें। बट इक्विलिब्रियम कहां डिसाइड होता है कि जहां AD = AS हो जाए, जितनी प्लानिंग की गई उतनी मार्केट में डिमांड हो जाए, या जितनी सप्लाई करने की कोशिश करेगी उतना लोग कंज्यूम कर लें, तो बेटा तब बनेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर ये डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, मतलब AD ज्यादा हो जाएगा AS कम होगी तो डिसइक्विलिब्रियम, AS ज्यादा होगी AD कम होगा तो डिसइक्विलिब्रियम। इसको बोलते हैं कंडीशंस ऑफ AD एंड AS अप्रोच। ये आपको एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हमने डायग्राम को बनाया और कैसे हमने इसको एक्सप्लेन किया है बेटा। तो देखिए हमने बनाया है AD कर्व और AS कर्व। जो AD कर्व होता है वो ऑलवेज स्टार्ट होता है बेटा पॉजिटिव ऑन y एक्सिस से, और जो AS कर्व होता है वो ऑलवेज बनता है हमारा 45 डिग्री लाइन। क्योंकि जैसे कि हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि AD जो है वो बनता है C+I को मिलाकर, AS जो है वो = होता है इनकम के, या मैं ये कहूं कि दोनों के दोनों इंक्रीज होते हैं सेम प्रोपोर्शन में। तो देखिए आगे हमने क्या लिखा है इस डायग्राम के बारे में। तो लिखा है कि इन दिस डायग्राम AD शोज डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर बाय कंज्यूमर एंड फर्म। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि हम जो है पढ़ते हैं क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी में दो ही चीजों कंसीडर करते हैं, हाउस होल्ड और फर्म। हम लोग यहां मानेंगे कि हाउस होल्ड और फर्म मार्केट में कितनी डिमांड क्रिएट करते हैं। ठीक है बेटा, आगे लिखा है इकोनॉमिक इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E। ये जो E पॉइंट हमने यहां लिखा हुआ है, इस पॉइंट पर क्या होता है कि लिखा है वेयर द डिजायर्ड लेवल ऑफ AD कर्व एग्जैक्टली इक्वल्स टू द AS कर्व। तो याद रखना बेटा, इट इज नॉट रियल, इट इज डिजायर्ड, मतलब हम इस लेवल को पाना चाहते हैं, है ना। तो जहां पर दोनों इक्वल हो जाएंगे वहीं पर यहां क्या मिलेगा बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और यहां लिखा है OY, यानी कि ये जो लिखा है OY, इसको बोला है इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड OS इज अ करस्पॉन्डिंग पॉइंट। तो बेटा बात समझ में आती है। ये तो हमने कर दिया इस डायग्राम को एक्सप्लेन सीधे सीधे शब्दों में। अगर आपने यहां तक लिखा तो आपको 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे बेटा। बट अभी जो क्वेश्चन बचा है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन 6 मार्क्स तक आता है, तो अभी हमें इसके बाद उसकी कंडीशंस को लिखना होता है। तो आगे हम बढ़ेंगे इसकी कंडीशंस की तरफ। तो देखिए क्या है पहली कंडीशन। पहली कंडीशन है कि व्हेन, ये हमने थोड़ा सा AD इज मोर देन कर लेते हैं, यहां लिखा है व्हेन AD इज मोर देन AS। तो लिखा है व्हेन प्लान्ड स्पेंडिंग इज मोर देन प्लान्ड आउटपुट। तो यहां पे क्या हो रहा है कि हमारी जो एक्सपेंडिंग है, जो खर्चा है वो ज्यादा है हमारी किससे, AS से। लिखा है इट मींस दैट कंज्यूमर एंड फर्म टुगेदर, ध्यान से पढ़िएगा, कंज्यूमर एंड फर्म टुगेदर वुड बाय मोर गुड्स देन फर्म आर विलिंग टू प्रोड्यूस। एग्जांपल देता हूं, आजकल बहुत ज्यादा आप लोगों ने देखा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में
क्या हो रहा है कि वो प्रोड्यूसर जो है वो गुड्स कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब कार की यूनिट जो है वो कम आती हैं और कंज्यूमर जो है वो बहुत ज्यादा गुड्स को परचेज करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या मिसबैलेंस हो गया मार्केट के अंदर, डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई जो है वो बहुत कम है। इसीलिए आपने देखा होगा कि गाड़ी, हम कोई भी कार खरीदने जाते हैं उसके लिए हमें 1 साल, 6 महीने, 3 महीने तक का वेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सप्लाई है ना वो उस लेवल तक नहीं हो पा रही है बेटा जिस लेवल पे कंज्यूमर और फर्म जो है मिलकर मार्केट में डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरी ये बात समझ में आई? देखिए आगे क्या लिखा है एज ए रिजल्ट द प्लांट इन्वेंटरीज वुड फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल। अब देखिए हमारी फर्म जो है वो एडवांस में कई सारी यूनिट्स बना के रखती है। वो ये सोचती है कि भाई जब कंज्यूमर डिमांड क्रिएट करेगा हम अपने प्रोडक्ट को तभी की तभी उसको अवेलेबल करवा देंगे। बट मार्केट में आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। अभी क्या होता है कि हम लोग जाते हैं, डिमांड करते हैं, 8-10 महीने बाद हमारी कार हमारे यहाँ डिलीवर होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए वही कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फर्म तो ये चाहेगी जितनी जल्दी से जल्दी लोगों की डिमांड को पूरा किया जा सके, अपनी सेल्स को बढ़ाया जा सकता है। बट हमारी इकोनॉमी में ऐसा आजकल नहीं हो रहा है बेटा। तो देखिए क्या होता है कि उसके लिए क्या स्टेप्स हमें उठाने चाहिए या कौन से स्टेप्स हमारी फर्म को उठाने हैं ताकि ये जो मिसमैच हो रहा है एडी और एएस का उसको इक्वल बनाया जा सके। तो लिखा है टू ब्रिंग द इन्वेंटरीज बैक द डिजायर्ड लेवल फर्म वुड रिस्टोर टू इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड, ध्यान से देखिएगा क्या इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट अंटिल द इकोनॉमिक इज बैक एट द आउटपुट लेवल ओवाई। तो ये कहना चाहता है कि जो हमारा एडी जो है वो ज्यादा है ना, एएस जो है वो कम है। हम लोग क्या करेंगे इस कंडीशन में, ज्यादा से ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। और बेटा जब मार्केट में गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो मार्केट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, मार्केट में इनकम जनरेट हो जाती है। बेटा बात समझ में आ रही है? अब उससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी को बूस्ट अप मिलेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि इक्वल्स टू एएस एंड देयर इज नो फर्दर टेंडेंसी टू चेंज। और कोई भी फर्म नहीं चाहेगी बेटा कि अगर मार्केट में उसकी डिमांड है और वो सप्लाई ना कर पाए। तो ध्यान दीजिएगा इस तरीके से क्या होगा कि जो फर्म है वो ओवर टाइम करेंगी या नए वर्कर्स को अपॉइंट करेंगी या फिर कोई भी मेजरमेंट अपनाएंगी ताकि वो डिमांड को पूरा कर सके। बेटा तो ध्यान से बने रहिएगा क्लास में। आगे बढ़ते हैं कि जब एडी जो है वो लेस देन होगा एएस से, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है कि एडी जो है वो लेस देन होगा। देखिए जैसे हमने बनाया था डायग्राम, ये था एएस कर्व, ये था एडी कर्व, एएस और एडी। अब हम इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं बेटा कि एएस जो है वो क्या है, कम है। सॉरी, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ की एएस ज्यादा है और एडी कम है। तो देखिए क्या लिखा है, एडी इज लेस देन एएस then C plus I curve below the 45 degree line. It means that consumer and firm together would be buying less goods than firm are willing to produce. अब देखिए मान लीजिए कंपनी ने चाहा कि हमारी 5000 गाड़ी बिक जानी चाहिए, उतनी उसने प्रोड्यूस कर ली, बट उसकी जो सेल हुई मार्केट के अंदर वो हुई सिर्फ 2000 यूनिट। अब क्या हुआ कि जो फर्म सप्लाई करना चाहती थी, जो मार्केट में कंज्यूमर और फर्म्स हैं, उन्होंने उतनी डिमांड क्रिएट नहीं करी। इसका मतलब दोनों में डिफरेंस आ गया। क्या हो गया कि कंपनी ना चाहते हुए भी अपने पास बहुत सारा स्टॉक बचा लेगी। अब बचा लेगी मतलब अगर वो कुछ आने वाले समय में काम ना करे तो मे भी हो सकता है वो सप्लाई को कंटिन्यू रखे। तो अब ये इकोनॉमी के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। बेटा नेगेटिव कैसे, देखिए क्या लिखा है, द फर्म एज अ रिजल्ट द प्लान इन्वेस्टमेंट वुड राइज टू क्लियर द अनवांटेड इंक्रीज इन्वेंटरीज फ्रॉम प्लान to decrease the employment and output until the economy is back to the output level of OY where AD becomes equals to AS। तो यहाँ पे क्या होगा कि धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट को कम किया जाएगा, गुड्स के प्रोडक्शन को कम किया जाएगा और वहां तक कम किया जाएगा तब वो AD के इक्वल ना हो जाए। तो बेटा ध्यान रखना कि अगर हमारी AS ज्यादा होती है, AD कम होता है, तो वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। ध्यान रखना क्योंकि वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कोरोना के टाइम में 2020 में स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि लोगों ने गुड्स बहुत सारे बना लिए। मार्केट में क्या हुआ, अचानक से मार्च अप्रैल मई आते आते लॉकडाउन लग गया और मार्केट में डिमांड बिल्कुल खत्म सी हो गई। अब खत्म सी हो गई, उन्होंने तो गुड्स बना के रखे हुए थे, अब उनके गुड्स मार्केट में नहीं बिकेंगे। कई कंपनी ने क्या किया, उन स्टॉक्स को बेचने के लिए अपने यहाँ डिस्काउंट स्कीम में लेके आ गए या कोई और बहुत सारी स्कीम लेके आए ताकि उस अनवांटेड स्टॉक को वो क्लियर
कर सके, या फिर कुछ कंपनी ने तो अपने यहाँ से लोगों को जॉब से हटा दिया। तो बेटा ये हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट डाला था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। पहला हमने पढ़ा AD अप्रोच कैसे डिसाइड होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं HS अप्रोच, मतलब सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच की हम बात करने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं उसकी डेफिनेशन। क्या लिखा है? According to this approach, the equilibrium level of income is determined at the level when planned saving is equals to planned investment। याद रखना दोनों ही प्लान है, planned saving is equals to planned investment। ठीक है बेटा, जहां दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे वहीं पर ही हमारा इक्विलिब्रियम बन जाएगा। देखिए यहाँ पे दोनों चीजें होती हैं। हम मान लो आपने जरूरत से ज्यादा सेव करके घर में रख लिया, तो मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होगी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, या मार्केट में इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी, या हो सकता है कि आप सेविंग कम करें इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर लें। तो हम पढ़ेंगे बेटा इसी के जो इम्पैक्ट्स हमारी इकोनॉमी के ऊपर आते हैं, तो वही हम आज यहाँ पढ़ने वाले हैं कि सेविंग ज्यादा होगी तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में आएगा, अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर आता है। तो वही चीज आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा। पहले हम पढ़ेंगे डायग्राम, फिर हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन, फिर हम पढ़ेंगे इसकी दोनों कंडीशन से कैसे हम उसको सही कर पाएंगे उस कंडीशन को। तो देखिए हमने यहाँ बनाया इन्वेस्टमेंट कर्व, जैसे कि हमने सबसे पहली वीडियो में पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट को हम एज्यूम करेंगे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, व्हेन इनकम इज चेंज इन्वेस्टमेंट डज नॉट चेंज, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट हमारी चेंज नहीं होगी। तो इसमें लिखा है कि इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज़ of autonomous characteristic of investment, the saving curve slopes upward showing that as income rises saving also rises। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जब हमारी इनकम बढ़ती जाती है तो बेटा कंज्यूमर क्या करते हैं, अपनी बढ़ी हुई सारी इनकम को खर्च नहीं करता है। तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे जब आपकी सारी जरूरत की चीजें पूरी हो जाती हैं, जो जरूरत के खर्चे थे वो पूरे हो जाने के बाद आप लोग क्या करोगे बेटा, सेविंग करना स्टार्ट कर दोगे। तो याद रखना जो सेविंग कर्व होता है वो इनकम से पॉजिटिव रिलेट करता है बेटा, है ना, कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एक समय के बाद हमारी सेविंग्स बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं बेटा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस माना और सेविंग जो है वो इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेट करने वाली है बेटा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे। लिखा है कि इकोनॉमिक एज एन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई। तो यहाँ पे मैं पॉइंट ई बना देता हूं और बताता हूं कि यहाँ पर क्या हुआ कि सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, एक दूसरे को यहाँ वो उन्होंने इंटरसेक्ट किया, मतलब एक दूसरे को कट कर दिया है। तो इस पॉइंट पर बनता है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बेटा। तो देखो इसमें क्या लिखा है, एट पॉइंट ई एक्सेंट सेविंग एंड इक्वल्स टू एक्सेंट इन्वेस्टमेंट, या OI इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ई। तो याद रखना बेटा एक्सेंट मतलब जो हमने प्लान किया इन्वेस्टमेंट में और सेविंग में वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाते हैं एक दूसरे के बेटा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम इनकी कंडीशंस को। जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी सेविंग से तो क्या इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट आएगा, और जब हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी सेविंग से तब क्या होगा। तो दोनों पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं, ध्यान से क्लास में बने रहिएगा। तो आ गया हमारा पॉइंट कि व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। भाई सोचिए, ध्यान से सोचिए कि अगर सेविंग्स ज्यादा होंगी इन्वेस्टमेंट से तो क्या होगा भाई, हम लोग पैसे को खर्च करने की बजाय अपने घर की तिजोरियों में भर दे रहे हैं। कहां भर दे रहे हैं बेटा, घर की तिजोरी में पैक करके रख दे रहे हैं। तो मतलब हम मार्केट में जा ही नहीं रहे। अब भाई जब हम ही खर्च नहीं करेंगे तो मार्केट का सर्कुलेशन बिगड़ जाएगा। जब हम खर्च नहीं करेंगे तो दूसरा बनाएगा कैसे, सैलरी कैसे देगा, वो किसी और के गुड्स कैसे खरीदेगा। तो भाई इकोनॉमी धीरे धीरे क्या होगी, डाउन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या होते हैं, if planned saving is more than planned investment, it means that households are not consuming as much firm expected to, as a result the inventories rises about the desired level। अब देखिए भाई फर्म ने तो सोच के बनाया कि कंज्यूमर तो बहुत अच्छा है, कंज्यूमर तो बहुत गुड्स खरीदेगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। मार्केट में क्या हुआ कि जो कंज्यूमर था उसने डिमांड कम कर दी, मतलब अब वो सेविंग ज्यादा करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट कम करना चाहता है। तो भाई अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो फर्म है उनके पास अननेसेसरी का अनवांटेड स्टॉक जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा बेटा। तो देखिए क्या लिखा है उसके बाद, टू क्लियर अनवांटेड इन्वेंटरीज फर्म वुड प्लान टू रिड्यूस द प्रोडक्शन टिल सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट बिकम्स इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पर भी बेटा वही कंडीशन होगी कि फर्म जो है वो अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को कम कर देंगे।
या फिर लोगों को जॉब से हटाना स्टार्ट कर देंगे। पर सिंपल सी बात है, लोग अब 8 घंटे काम करते हैं, उनको 8 घंटे की सैलरी मिलेगी। अगर 4 घंटे काम करेंगे तो 4 घंटे की सैलरी मिलेगी। तो मतलब उनकी जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होगी वो रिड्यूस हो जाएगी बेटा इस तरीके से, और वो मार्केट में आगे डिमांड क्रिएट नहीं कर पाएंगे बेटा। तो मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि यदि सेविंग कम हो जाएगी इन्वेस्टमेंट से तो उसका हमारी इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आ जाएगा बेटा, ठीक है। दूसरा कंडीशन है इसकी, व्हेन सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान दीजिएगा, सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। तो देखिए सपोज करो प्रॉपर्टी की मैं बात करूं भाई, सपोज करो कि हमारे पास एक सोसाइटी है और उस सोसाइटी में 500 फ्लैट्स हैं और हम लोग सब उसको परचेज करना चाहते हैं। हम मतलब सपोज करो कि 5000 लोग वहां पहुंच जाते हैं उस 500 फ्लैट को परचेज करने के लिए, तो वहां कंडीशन बिगड़ जाने वाली है बेटा। अब क्या होगा कि हम अननेसेसरी का प्राइस बढ़ाना शुरू कर देंगे। एक का 40 लाख तो दूसरा गया 50 लाख तो तीसरा गया 60 लाख। तो इस तरीके से उन प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। बट एक बात याद रखना, जो प्रोड्यूसर है वो इंस्टेंट सप्लाई नहीं बढ़ा सकता। वो ऐसे नहीं कर सकता कि भाई आप तो 5000 फ्लैट खरीदने आए हैं तो लो मैं फटाक से 5000 फ्लैट बना देता हूँ। नहीं बेटा, हमारे पास जो स्टॉक है, जो यूनिट्स हैं वो लिमिटेड है। 500 खरीदने वाले ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सप्लाई कम रहेगी बेटा। तो देखिए वही पढ़ते हैं हम लोग, इफ प्लान सेविंग इज लेस देन प्लान इन्वेस्टमेंट इट मींस दैट हाउसहोल्ड आर कंज्यूमिंग मोर एंड सेविंग लेस देन व्हाट फ्रॉम एक्सपेक्टेड टू them to as a result planned inventories would fall below the desired level। अब भाई इन्वेंटरीज जो है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएंगी क्योंकि लोग बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट करें, या ऐसे भी हो सकते हैं कि सारी की सारी इन्वेंटरीज हमारी खत्म भी हो जाए। तो देखिए अब क्या करना पड़ेगा उन इन्वेंटरीज को फिर से बनाने के लिए, है ना। कभी देखा आप लोगों ने, आप दुकान पे गए, किसी भी शॉप पे चले जाओ, कोई भी प्रोडक्ट मांगिए, क्या वो ये कहते हैं नहीं भी आज खत्म है, मैं पहले कंपनी जाऊंगा, फैक्ट्री जाऊंगा, बनवाऊंगा और वहां से उसको लेके आऊंगा? ऐसा कभी नहीं होता बेटा। हमेशा क्या होता है, आप जाएंगे मार्केट में, डिमांड करेंगे, वो प्रोडक्ट आपको तुरंत मिल जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि फर्म जो है वो एडवांस में बहुत सारी यूनिट्स पहले से बना के रखती है और अपने पास उसका स्टॉक रखती है। अगर इन कंडीशन, इस कंडीशन में बात करूं कि अगर उनके पास स्टॉक ना हो तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, फर्म्स को क्या करना पड़ेगा? तो देखिए क्या करना पड़ेगा, टू ब्रिंग द इन्वेस्टमेंट बैक टू डिजायर्ड लेवल ऑफ फ्रॉम वुड प्लान टू इंक्रीज द प्रोडक्शन स्टिल या टिल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बिकम इक्वल्स टू ईच अदर। वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते जाएंगे और क्या कोशिश करेंगे, मैच करने की कि जहां सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट हो जाए। तो वहां पर वो लोग कोशिश करेंगे कि अपने इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश किया जा सके बेटा। तो मुझे लगता है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आगे भी मैं इस चैप्टर की 3-4 वीडियोस और लेके आने वाला हूं और आपको पूरे 12 में से 12 मार्क्स दिलाने वाला हूं बेटा, ठीक है।